Hello students of class 10, this is your social science teacher and today we are going to continue the second chapter from the book Civics. Chapter name is Federalism. Okay, so before starting this topic, यानी कि फेडरलिज्म, सबसे पहले आप दिमाग में यही बात आ रही होगी कि फेडरलिज्म किसे बोलते हैं, फेडरलिज्म होता क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं पिछले चैप्टर में, जो हमने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था बेल्जियम का और श्रीलंका का। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ते समय उन दोनों एग्जाम्पल्स को, उस चैप्टर को अपने दिमाग में रखना है कि उसमें हमने पावर क्या पढ़ा था कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की थी, जिसलिए वहाँ पर सभी कुछ ठीक ठाक था, और श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की, तो जिस कारण वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। यानी कि ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो अब उसमें पावर शेयरिंग जो है, अगर मैं कहूँ कि फेडरलिज्म का जो मतलब है वो किसी हद तक, अगर मैं कहूँ कि फेडरलिज्म का जो मतलब है वो पावर शेयरिंग है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। फेडरलिज्म का मतलब पावर शेयर करना या डिवीजन ऑफ पावर, या हम इसको डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। अब उसमें हमने दो तरह के डिवीजन पढ़े थे। एक था हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जिसमें कि पावर एक ही लेवल पे डिवाइड होती है, लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, और दूसरा था वर्टिकल। तो फेडरलिज्म का मतलब है वर्टिकल डिवीजन, यानी कि इसमें हम फेडरलिज्म के अंदर हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को पढ़ने वाले हैं। ओके, जिसमें कि क्या है, पावर एक लेवल से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा लेवल में शेयर की जाती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसी डिवीज़न को हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो इसको अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन होगी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ये फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जो सेंटर में जो पूरे कंट्री को गवर्न कर रही है उसके साथ, और उसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, कि जो यूनिट्स होती हैं जो नीचे, यानी कि स्टेट हो गया, लोकल हो गया, उसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, यही चीज़ कहाँ पर की गई थी, इस चीज़ को किया गया था बेल्जियम में। ओके, और इस चीज़ को श्रीलंका ने नहीं किया था, पावर शेयरिंग नहीं की थी। तो यानी कि बेल्जियम में जो था वो था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी इंडिया में भी क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जहां पर क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर पावर को शेयर किया जाता है। जैसे इंडिया में आपको पता है यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, सेंट्रल लेवल में एक गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को गवर्न कर रही है, और अलग अलग इस समय आपको पता है प्रेजेंट में 28 स्टेट्स, जो पहले 29 थे अब कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं, और उनमें अलग अलग गवर्नमेंट है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ चीफ मिनिस्टर होता है, वहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ गवर्नर है। तो इस तरह से क्या है, और स्टेट किसी भी तरीके से सेंटर पे डिपेंड नहीं है, कुछ मामलों को छोड़ के, कुछ मामलों में तो है, लेकिन अदरवाइज यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये है पावर डिवीजन है, यही है फेडरलिज्म, जो अलग अलग लेवल पे जो हो रही है, यही फेडरलिज्म है। जो बेल्जियम में था, इंडिया में है, वो फेडरल। और जहाँ पर पावर शेयर नहीं की गई, जैसे कि श्रीलंका, वहाँ पर पूरी कंट्री के लिए सेंटर में ही पावर रखी गई, नीचे पावर शेयर नहीं की गई, उस फॉर्म को कहते हैं यूनिटरी फॉर्म। इस यानी कि फेडरल फॉर्म जहाँ पर पावर शेयर की जाती है अलग अलग लेवल पे, और यूनिटरी फॉर्म जहाँ पर पावर शेयर नहीं की जाती है, पूरे सेंटर ही पूरी कंट्री को गवर्न करता है, यानी कि सेंटर नीचे पावर शेयर नहीं करता है। ओके, वो क्या है, यूनिटरी फॉर्म होता है। तो ये फेडरलिज्म था कि जहां पर क्या है, व्हेन द पावर इज शेयर्ड मोर देन 2 लेवल्स, मोर देन 1 लेवल्स, मोर देन 2 लेवल्स, 3 लेवल्स, कितने भी हो सकते हैं, इस तरह से अलग अलग 3 होते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, जहां पर पावर को शेयर किया जाता है। अब पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता ही कि हम कोई फीचर से क्या समझेंगे, कि हम कोई फ़ोन लेकर के आते हैं नया सा, तो हम बात करते हैं कि इस फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि कैमरा कैसा है, बैटरी किस तरह की है, और अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, फीचर्स। तो वही फेडरलिज्म के भी फीचर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला फीचर तो वही होगा कि 2 एंड मोर लेवल ऑफ, या टीयर्स भी इनको बोला जाता है। ओके, 2 और मोर लेवल या 2 और मोर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें 2 से ज़्यादा क्या होंगे, टीयर्स होंगे या लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के, तभी हम उसको फेडरलिज्म कह सकते हैं। अगर एक ही लेवल है, सेंटर ही सेंटर है, तो वो फेडरलिज्म नहीं है, वो यूनिटरी फॉर्म है। और 2 है तो भी उसको कह सकते हैं फेडरलिज्म, या 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो भी उसको फेडरलिज्म कह सकते हैं। ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन।
इसमें क्या होता है कि हर जो टीयर है, यानी कि ईच टीयर मतलब हर लेवल का अपना अलग ज्यूरिसडिक्शन है। कैसे? आप बात करें कि सपोज है ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है न्याय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र है, बिल्कुल अलग अलग है। अब ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि सपोज दैट कि किसी व्यक्ति ने, यानी कि इसका अपना न्याय क्षेत्र है अलग अलग, इनके बात करें अपने अपने पावर हैं अलग अलग। यानी कि जैसे डे टू डे की चीज़ें होंगी, नॉर्मल चीज़ें होंगी, तो उसमें कोई एक व्यक्ति है वो किसी एक स्टेट में रहता है, वो इस स्टेट का सिटीजन है सबसे पहले तो एक हिसाब से, मतलब यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि वो क्या है, स्टेट का रहने वाला है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से ही ज़्यादा क्या होगा, उसको ज़्यादा रिलेशन उसका जो होगा, ज़्यादा चीज़ें होंगी स्टेट गवर्नमेंट से ही होगा, वो डायरेक्ट सेंटर के पास नहीं जाएगा, पहले स्टेट गवर्नमेंट से ही उसकी जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो अगर एक व्यक्ति कोई चोरी करता है या कुछ करते हुए पकड़ा गया, तो उसको, या कोई भी नॉर्मल चीज़ें होंगी, तो उसको क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, यानी कि स्टेट की पुलिस है वो पकड़ लेगी। कहीं पर किसी का चालान हो रहा है तो सेंटर नहीं करता है चालान, क्या कर रहा है, स्टेट की पुलिस कर रही है। क्या चालान क्या क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ स्टेट के पास है, ठीक है ना, यानी कि ये स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन अगर एक व्यक्ति पता चल रहा है कि वो क्या है, कि ऐसा लग रहा है कि उसके विदेशों से कोई लिंक हैं, और ऐसा लग रहा है कि उस पर इंफॉर्मेशन लीक करने का उस पर इल्ज़ाम है, तो तब अब स्टेट का मामला नहीं है, अब नेशनल मामला है, यानी कि डिफेंस का मामला है। तो अब वो सेंटर के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, यानी कि उसके ऐसा लग रहा है कि किसी विदेशी, किसी कहीं पर खुफिया तौर पे कुछ लिंक हैं, और हो सकता है कि वो कहीं इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हो हमारे, यानी कि देशद्रोही का मामला है, तो अब वो स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा, वो आएगा सेंटर के ज्यूरिसडिक्शन में। तो ये अलग अलग है, हर टीयर का अपना अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि न्याय क्षेत्र है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि वर्बली केवल बोल के ही बताया गया है कि हाँ भाई आपको ये अधिकार क्षेत्र मिला है या आपको ये पावर्स दी गई हैं, नहीं, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय वन लेवल, किसी भी एक लेवल के द्वारा अगर जो फंडामेंटल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल चेंजेस हैं, यानी कि जो ज्यूरिसडिक्शन को चेंज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट किस गवर्नमेंट के अंडर में आएगा या कौन सा चीज़ें हैं, तो जो फंडामेंटल इसके जो मेन जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो चीज़ें हैं, अगर उसको चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कि सेंटर गवर्नमेंट उसको अकेले ही कर दे या स्टेट गवर्नमेंट उसको अकेले ही चेंज कर दे। यानी कि अगर ऐसा हो पाता, अगर यूनिलेटरली यानी कि अकेले चेंज कर पाती गवर्नमेंट, तो ऐसा हो सकता था कि सपोज दैट ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि स्टेट गवर्नमेंट अगर के पास कोई राइट है और उसको हो सकता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अकेले यूनिलेटरली चेंज कर पाए तो रातों रात वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते और बोल देते कि हाँ भाई ये तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में, अब आपको इसको मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कि फंडामेंटल प्रोविजंस में कोई चीज़ों में कोई चेंज करना है तो उसके लिए क्या है, दोनों के दोनों जो लेवल्स हैं, यानी कि जो इन दोनों को लेवल्स को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ एक प्रोसेस के तहत तब जाके उसमें चेंज किया जा सकता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्ट्स एज एन एम्पायर ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजेज। अब पहले इसको इतना समझ लेते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस, कोर्ट के पास राइट है कि इंटरप्रेट कर सकता है, यानी कि अगर सपोज दैट किसी चीज़ को लेकर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वहाँ पर कोर्ट को राइट है कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकता है वहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी गई हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा या ऐसे करना होगा। पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो पावर इनकी अलग अलग डिवाइड की गई हैं उनके लिए कोर्ट के पास राइट है कि वो बता सकता है कि आपकी पावर ये है, आप ये कर सकते हैं, और आपके पास ये पावर है, आप ये कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ये कोर्ट के पास राइट है। कोर्ट एक एम्पायर, जैसे क्रिकेट में एक एम्पायर होता है, तो डिस्प्यूट में कोर्ट एक एम्पायर की तरह वर्क करता है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच टेयर आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, यानी कि जो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की इनकम होती है रेवेन्यू से, यानी कि टैक्स से, तो जितने भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं वो सब कुछ बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से रेवेन्यू होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से रेवेन्यू होंगे। टू इंश्योर फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, यानी कि वो फाइनेंशियली क्या है, फ्री है, उसको
स्पेंड करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर टैक्सेस से जो स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकम है अगर उनको कोई चीज़ करनी है तो सेंटर की परमिशन लेनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्री है, फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री है उस चीज़ को करने के लिए, ये बिल्कुल स्पेसिफाई बिल्कुल किया गया है। फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव हैं, ड्यूल का मतलब दो ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले टू सेव गार्ड द एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसका कारण ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो ये अच्छे से गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। तो क्या है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, यूनिटी को बनाए रखना, क्योंकि सेंटर ने यहाँ पर क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दी है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दी है, तो जिससे क्या है कि उनको अपने साथ मिला लिया है, उनको अपने साथ मिला लिया, यानी कि उनको होल्ड करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि स्टेट को ऐसा ना लगे कि हमें तो केवल नाम का नॉमिनल बनाया गया, पावर कुछ नहीं है। इससे ताकि यूनिटी बनी रहे कि स्टेट को लगे कि हाँ हम भी कुछ पावर हमको दी गई है, और इस तरह से एक यूनिटी बनाई रह सके। और एट सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है कि ऐसा ना लगे किसी स्टेट को कि हम तो बिल्कुल अलग हैं, इसलिए उस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए, जैसे कि बेल्जियम में किया गया था, ये इसका क्या है ऑब्जेक्टिव था। यानी कि फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये दोनों चीज़ें थी कि एक तो यूनिटी बनी रहे और एक रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके। अब अगला आता है इसमें टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, यानी कि जो फेडरलिज्म की भी हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ फेडरेशन यानी कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि सारे जो स्टेट हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सारे जो स्टेट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक साथ मिलके उन्होंने सेंटर को बनाया है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जो लोग वर्क कर रहे हैं उन लोगों ने क्या किया, एक साथ मिल गए, इकट्ठे हो गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक क्या बनाते हैं, हम एक यूनियन बनाते हैं, अपनी एक यूनियन बनाते हैं, जिससे कि हम अपने लिए एक यूनिटी हो सके, यूनियन बनाते हैं कि उन्होंने अपने आप बनाए। तो ऐसे क्या, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स होते हैं फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट एक साथ मिलके इन्होंने सेंटर को फॉर्म किया है। इसमें क्या है, सेंटर एंड स्टेट्स इक्वल पावर, सेंटर के पास भी उतनी पावर होती है, स्टेट के पास भी उतनी ही पावर होती हैं, बल्कि यहाँ पर स्टेट थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटर को स्टेट ने बनाया है। ओके, स्टेट एक साथ मिलके उन्होंने उस चीज़ को फॉर्म किया है। इसके एग्जांपल है यूएसए। अब जैसे यूएसए है तो यहाँ पर अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट थे, इन्होंने एक साथ मिलके सेंट्रल पावर बने और तब इसको नाम दिया गया यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा तरह का जो है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है, सेंटर डिवाइड इट्स पावर टू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यहाँ पर स्टेट ने मिलकर सेंटर को नहीं बनाया, यहाँ सेंटर ने अपनी पावर स्टेट में डिवाइड कर दी नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटर ने क्या किया, यहाँ पर सेंटर ने स्टेट को दी पावर, उनको पावर दी, और यहाँ पर स्टेट ने मिलकर सेंटर को बनाया है। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसका एग्जाम्पल है जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ओके, लेकिन और यहाँ पर क्या होता है, सेंटर हैज़ मोर पावर, यहाँ पर सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि इंडिया में किया गया, इंडिया में क्या किया गया कि यहाँ पर जो सेंटर था, यहाँ पर पहले क्या थे, जो स्टेट्स थे उनको नए तरीके से स्टेट्स बनाए गए, नए तरीके से डिवीज़न किया गया और उनको पावर दे दी गई, वो सेंटर के द्वारा दी गई है नीचे स्टेट में पावर। ओके, तो ये क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें स्टेट्स मिलके सेंटर बनाते हैं, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है यहाँ पर क्या है, सेंटर अपनी पावर को नीचे डाइल्यूट कर देता है, नीचे डिवीजन पावर हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। इंडिया में क्या सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, इंडिया जो है वो किस पे बेस्ड है, वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि फेडरलिज्म में चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली प्रोवाइड 2 टियर्स ऑफ द सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उस समय केवल 2 टियर्स इसमें थे, यानी कि फर्स्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 टियर यानी कि 2 लेवल थे। बट लेटर बाद में 3rd टियर हैड बीन एडेड, बाद में तीसरा इसमें लेवल भी ऐड किया गया, तीसरा टियर भी ऐड किया गया, जिसको नाम दिया गया पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटीज। गांव में इसको पंचायती राज यानी कि पंचायती सिस्टम कहा जाता है, और बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पर इसको म्युनिसिपैलिटीज़ कहा जाता है।
अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। पावर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स में यहाँ पर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें क्या है, यूनियन लिस्ट वो है जिसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट इसमें आते हैं यूनियन लिस्ट में। इन पे कोई भी कानून बनाने का, कोई भी डिसीजन लेने का या कोई भी चीज़ करने का जो अधिकार है वो सेंटर के पास होता है। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे डिफेंस आ गया, रक्षा से संबंधित मामले होंगे तो वो सेंटर का पावर है, उसमें स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। करेंसी से रिलेटेड स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, वो सेंटर का है। रेलवे से रिलेटेड आपको पता है ये सेंट्रल रेलवे है, रेलवे स्टेट क्या है, स्टेट का ये पावर नहीं है। तो इसमें टोटल पहले इसमें आपकी बुक में दे रखा है 97 के लगभग सब्जेक्ट्स इसमें आते थे, लेकिन अब शायद इसमें कुछ बढ़ गए, शायद 100 के लगभग हो चुके हैं। तो यानी कि 100 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें दिए गए जिन पे लॉ मेकिंग राइट या डिसीजन मेकिंग राइट किसका, यूनियन लिस्ट का है, यानी कि सॉरी सेंटर गवर्नमेंट का है, यानी कि यूनियन का है। उसके बाद दूसरी लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो क्या होते हैं स्टेट एंड लोकल लेवल के इंपॉर्टेंस के होते हैं। इसमें लॉ मेकिंग या डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो स्टेट के पास होता है। जैसे पुलिस, ये स्टेट के पास है। ट्रेड हो गया, लिकर हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब स्टेट के पास है। इसमें जो भी चीज़ें करनी है, डिसीजन मेकिंग है जो भी है, स्टेट के पास होगा। तीसरी लिस्ट वो है जिसमें फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों के, यानी कि इसमें दोनों को राइट है, ये दोनों के इंपॉर्टेंस के मामले हैं, इसमें दोनों को राइट है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें पूरा पावर है, और एजुकेशन में भी स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पावर है, लेकिन सेंटर को भी है इसमें। अब जैसे अभी है इस एजुकेशन, अभी आपको पता है कि इस समय स्कूल्स बंद चल रहे हैं, तो स्कूल बंद हैं, तो इस समय स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्कूल खोल सकती है अगर सेंटर को ऐतराज ना हो तो। और अगर सेंटर ने बोल दिया कि स्कूल नहीं खुलने हैं, यानी कि दोनों का अधिकार है, सेंटर इसमें इंटरफेयर कर सकता है एजुकेशन में। हाँ, पुलिस है इसमें नहीं कर सकता है, जो ट्रेड है इसमें नहीं कर सकता है सेंटर, लेकिन इन मामलों में कर सकता है, जैसे एजुकेशन पे कर सकता है, जैसे इस समय किया हुआ है। तो अगर सेंटर ने बोला कि हाँ ठीक है आप खोल लीजिए, तो स्टेट खोल सकता है फिर अपनी मर्जी से। लेकिन अगर दोनों में क्या हो गया, एक क्लैश हो गया दोनों में, अगर एजुकेशन को लेकर के या किसी भी एक ऐसे इन मैटर्स को लेकर के अगर क्लैश हो जाता है, तो उसमें फिर अगर इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे कि स्कूल, स्टेट बोल रहा है कि हमारा राइट है भाई एजुकेशन में, तो हम स्कूल खोलना चाह रहे हैं, सेंटर बोल रहा है कि हमारा भी है और हम नहीं खोलना चाह रहे हैं, तो लास्ट डिसीजन किसका होगा, सेंटर का ही माना जाएगा अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर नहीं होता है तो फिर इसमें क्या है, स्टेट कर सकता है। ओके, ये 3 थी, यानी कि इसमें इसमें कौन सब्जेक्ट आएंगे, सेंटर लेवल के, यूनियन के, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होंगे। इसमें वो सब्जेक्ट आएंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को होंगे, और इसमें जिसमें दोनों को जिसको राइट मिले होंगे। तीसरा, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो जब ये लिस्ट बनाई गई शायद उस समय वो चीज़ें थी नहीं, तो इसलिए वो इनमें ऐड नहीं है कहीं भी, जो इन तीनों में कहीं ऐड नहीं है, वो बाद में इंट्रोड्यूस हुई, बाद में वो चीज़ें आई, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखा गया है, और इसमें जो डिसीजन मेकिंग का जो राइट्स या किसी भी तरह का राइट है वो सेंटर के पास है। अब अगला आता है, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। हर स्टेट को आइडेंटिकल पावर नहीं दी गई, यानी कि जैसे कुछ कंट्री हैं जहां पर लोगों के पास ड्यूल सिटीजनशिप होती है, यानी कि वो अपने स्टेट के भी सिटीजन होते हैं और पूरे कंट्री के सिटीजन भी होते हैं, तो यानी कि उस स्टेट को आइडेंटिकल पावर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर बोला जाएगा कि आपको आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप अपने स्टेट का नहीं बल्कि इंडिया, पूरी कंट्री का नाम लेंगे कि यहाँ पर आइडेंटिकल पावर जो है वो कंट्री सेंटर के पास है, यानी कि सेंटर को ही उसमें राइट दिया गया है। कुछ स्टेट हैं जिनको स्टार्टिंग में स्पेशल स्टेटस, कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस था जिनका, जैसे J&K, अब तो ये राज्य ही नहीं है। ओके, और उनको जैसे J&K को दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, लेकिन अब वो चेंज हो गया क्योंकि अब तो ये राज्य नहीं है, अब इसमें क्या हो गया, ये यूनियन टेरिटरीज में आ गया, ये आपको पता है। 7 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। यूनियन टेरिटरीज जो हैं डू नॉट हैव पावर इक्वल स्टेट, इन ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको स्टेट के बराबर पावर नहीं दी गई है, ठीक है, और ये सेंटर के अंडर में आते हैं, इन पे जो भी चीज़ें करनी हो सेंटर को करनी होंगी। चेंजिंग इन फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर शेयरिंग, जो पावर शेयरिंग यानी कि जो अभी हमने देखा, जो यूनियन लिस्ट थी
स्टेट लिस्ट थी और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी, इसमें सेंटर की और स्टेट की पावर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, उनकी पावर को डिवाइड किया गया है। अगर इसमें कोई बदलाव करना है, या जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना है, तो वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि दोनों जो सेंटर स्टेट दोनों की परमिशन चाहिए होगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ बोथ ऑफ द हाउस, लोकसभा राज्यसभा दोनों से वो चीज़ अगर पास होगी तब जाके उसमें बदलाव हो सकता है, वो भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए है कम से कम, तब जाके होगा। ओके, जुडिशरी है जो कोर्ट हैव पावर टू इंटरफेयर, और इसमें कोर्ट को पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकता है कि क्या करना है क्या नहीं होना चाहिए। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडिया में किस तरह से इसको प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आपको पता है इंडिया गॉट फ्रीडम 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी। उस समय पुराने कुछ स्टेट्स जो थे, राज्य थे, वो अलग अलग बंटे हुए थे। उस समय का सिस्टम कुछ और था, बाद में उसको चेंज किया गया और न्यू स्टेट्स बनाए गए। जो न्यू स्टेट्स बनाए गए वो लैंग्वेज बेस पे बनाए गए, जहां पर कॉमन लैंग्वेज थी उनको स्टेट बनाया गया, पहले कुछ और सिस्टम था, ठीक है ना। अब जैसे तमिल स्पीकर्स जो थे उनको तमिलनाडु हो गया, जो राजस्थान था उसको वहाँ, महाराष्ट्र में आपको मराठी स्पीकर्स मिलेंगे, उनको महाराष्ट्र में कर दिया। पंजाब है जैसे, वहाँ पर सारे पंजाबी होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बनाया गया कि कॉमन लैंग्वेज वाले लोग एक साथ रह सकें, एक स्टेट में रह सकें। ओके, एंड सम स्टेट्स ऑन कल्चर एंड जोग्राफिकल, कुछ स्टेट्स है जिनको उनके कल्चर और जोग्राफिकल एरिया, जो जोग्राफिकल था उसके बेस पे, कंडीशन के बेस पे उसको बनाया गया। जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो जोग्राफिकल कंडीशन, या झारखंड है, झारखंड आपको पता है, ठीक है ना। तो इसको बनाया गया, इसको अलग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जैसे अब यहाँ पर मिनरल्स हैं तो उस बेस पे कुछ जोग्राफिकल कंडीशन के बेस पे भी किया गया। लैंग्वेज पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनली नो नेशनल लैंग्वेज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। हिंदी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है केवल। इसके अलावा 22 यहाँ पर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस कैसी हैं? जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं। आपकी टेक्स्ट बुक है जो, उसमें पूरे नेम दे रखे हैं 22 के, 22 कौन कौन सी लैंग्वेज है जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। 1965 जो था उस समय इंग्लिश वॉज टू क्लोज, क्योंकि यहाँ पहले ब्रिटिशर्स रहते थे तो सारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट ऑफिस वर्क होता था इंग्लिश में होता था, तो उस समय इंग्लिश को बंद किया जा रहा था 1965 में, बट देन स्टॉप्ड, लेकिन उसके बाद इसको रोक दिया गया, क्योंकि अगर हिंदी में ये चीज़ें रखी जाती, तब इंग्लिश और हिंदी दोनों को किया गया, नहीं तो इंग्लिश को कम्प्लीटली बंद किया जा रहा था, क्योंकि जैसे कुछ तमिल के लोग थे या कुछ और जगह जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते थे, हिंदी में जिनके लिए कम्युनिकेट करना ईजी नहीं था, नहीं कर पाते थे। ओके, अब पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन क्या था। बिफोर 1990 सम सेम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, अभी क्या था बिफोर 19, जब आपको पता है 1947 में यहाँ पर फ्रीडम आ गई थी, लेकिन 1990 तक क्या होता था कि एक ही पार्टी थी। तो क्या होता था कि उस समय पार्टी वाला सिस्टम नहीं था, यहाँ पर चुनाव होते, इलेक्शन सब कुछ होता था, लेकिन इस तरह का सिस्टम नहीं था। यहाँ पर सिस्टम क्या था कि जो गवर्नमेंट, सेम गवर्नमेंट सेंटर में भी होती थी और स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट होती थी, यानी कि जैसे इस समय आप देख सकते हैं कि हो सकता है सेंटर में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो स्टेट में हो सकता है कि कांग्रेस की हो, या हो सकता है किसी और जगह पे कोई और पार्टी की गवर्नमेंट हो। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सारे के सारे स्टेट में सेम गवर्नमेंट, सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट। तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसका कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो पाया। ये 1990 तक चला। आफ्टर 1990 उसके बाद क्या हुआ? रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज, रीजनल पार्टी, जैसे आपको पता है हमारे उत्तराखंड की जो पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल है, यूकेडी है, ऐसे महाराष्ट्र की अलग अलग पार्टीज हैं, राजस्थान में कुछ और पार्टी हैं, और आपको पता है कि तमिलनाडु में जो साउथ में वहाँ अलग अलग पार्टीज हैं। तो ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टीज एमर्ज हुई, बहुत सारी पार्टीज बनना शुरू हुआ, और वहीं से स्टार्ट हुआ न्यू कोलिशन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उस तरह से नहीं बनती थी जैसे पहले बनती थी, अब कोलिजन गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हुई। ये ध्यान देना कि कब, ये भी आता है क्वेश्चन कि व्हेन डिड कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस। ओके, ये कब स्टार्ट हुआ? 1990। ओके, 1990 के बाद क्या? कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स आपको पता है कि जब, अब क्या होता था, इसके बाद क्या होना शुरू हो गया कि सेम गवर्नमेंट नहीं, स्टेट में उसका दूसरी हो और सेंटर में दूसरी हो, साथ में गवर्नमेंट कैसे बनने लगी? एक साथ मिल के बनने लगी। अब क्या है कि कुछ इस पार्टी के होंगे, कुछ इस पार्टी के होंगे, कुछ इस पार्टी के होंगे, और मिल के एक गवर्नमेंट बनना ऐसा स्टार्ट हो गया।
ओके, मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट, जैसे इस समय भी मेजोरिटी वाली है, इससे पहले आपको पता है कि उस समय कोलिजन गवर्नमेंट ही चलती थी। एक और वर्ड आता है आपके पास, अलायंस। अलायंस क्या होता है? कोलिजन तो गवर्नमेंट जब बनाते हैं उस समय होता है, उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। अलायंस क्या होता है? चुनाव से पहले ही, उससे पहले ही कुछ पार्टियां आपस में मिल जाती हैं, तो उसको गठबंधन यानी कि अलायंस कहा जाता है। ओके, ये था कोलिजन गवर्नमेंट। इसके बाद था लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब क्या है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। 1991 का जो सेंसस था, जनगणना जो हुई, उसमें मोर देन 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, 1500 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस थी, कैन बी कॉल्ड, जिनको मदर टंग कहा जा सकता था। इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस थी, ये इतनी सारी डाइवर्सिटी थी। और बाकी आपको बताया जा चुका है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन वो कैसे? व्हेन पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के एंड गिवन टू, और उसको किसको दे दिया जाता है? लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, जो थर्ड टियर है हमारा, उसको दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि यहां पर क्या हुआ कि अब सेंटर और स्टेट से पावर लेकर के उसको नीचे तीसरे लेवल पे दे दिया गया, यानी कि कुछ पावर, पूरी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से, लेकिन वहां से कुछ पावर लेकर के और अब कहां दे दिया गया? उसको लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इन 1992, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन 1992 थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड, यानी कि तीसरा जो पंचायती राज जो था, थर्ड लेवल जो था, लोकल गवर्नमेंट जो था, थर्ड टियर जिसको हम कहते हैं, वो कब फॉर्म कब ऐड हुआ? वो ध्यान देना आपने, 1992 में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद, जिसको नाम दिया गया पंचायती राज, जो पंचायती लेवल पे अभी चलता है। इसको क्या किया गया? रूरल लेवल पे इसको ग्राम पंचायत, सबसे पहले जो होती हैं ग्राम पंचायत होती हैं, जिनके चुनाव होते हैं, जिनको ग्राम पंचायत कहा जाता है। छोटी छोटी ग्राम पंचायत मिलकर के पंचायत समिति बनाती हैं। ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं? छोटी छोटी पंचायत समिति बनाती हैं, जिसको ब्लॉक या मंडल कहा जाता है। और ये जो पंचायत समिति हैं, ये मिलके फिर जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनाती हैं। अर्बन एरियाज में क्या होता है? वहाँ पर छोटे छोटे टाउन्स में म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, बिग सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, और इनका जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको मेयर कहा जाता है। तो ये था पूरा कंप्लीट इस चैप्टर का, एक कंप्लीट चैप्टर का जो पूरा चैप्टर हमने देखा, इसमें स्टडी किया, और यहाँ पर फिर यही चीज़ें इसमें हैं। बाकी इसके अलावा कुछ रह जाए तो आप कमेंट में कैसे बता सकते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ रह जाए तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।